नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। राम मंदिर दान चोरी का मामला अब सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में जमा करा दी है। यानी अब सवाल सिर्फ मंदिर के चढ़ावे चोरी का नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क का है जिसकी परतें जांच के दौरान खुल रही हैं। एक तरफ एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के हवाले की, तो दूसरी तरफ पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपी रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई। इन खुलासों के बाद आज फिर अयोध्या पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद राम मंदिर चोरी की गुत्थी अब सुलझती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या राम मंदिर दान चोरी का मामला सुलझने वाला है? देखिए, लगभग सुलझ चुका है। ये पता चल चुका है चोरी कैसे हुई, चोरी कौन कौन किया, कितने लोग इसमें लगभग शामिल थे और किस तरह से चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जिसकी थी, टिन्नू यादव की, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये 1-2 दिन में नहीं बल्कि लंबे समय से वो थोड़ा बहुत चोरियां कर रहा था। उसके बाद उसने और उसके भतीजे मनीष यादव ने भी एक्सेप्ट किया कि टिन्नू यादव के कहने पर ही मनीष यादव वहां पर चोरी करना शुरू किया था और उसी ने सारे स्क्रिप्ट लिखी और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक लोग करके जुड़े और उसके साथ धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता गया। जब तक कि पता नहीं चल जाए तब तक कि इन लोगों ने करोड़ों का गबन कर लिया था। ये सारी जानकारी लगभग पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में है। एसआईटी की जांच अलग दिशा में है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अलग तरीके से कर रही है। पुलिस ने 39 घंटे तक मनीष यादव और टिन्नू यादव, ये दोनों से पूछताछ की, टॉर्चर किया गया। ये दोनों अब धीरे धीरे अपनी सारी गलतियां बता रहे, अपने सारे राज उगल रहे और एक दूसरे के ऊपर भी जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब मनीष यादव से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि हमारा अपॉइंटमेंट हमें इस काउंटिंग में रखने का मेन वजह ही यही थी कि उससे पहले टिन्नू यादव कुछ चोरियां कर चुका था, लेकिन पूरा मौका नहीं मिलता था क्योंकि काउंटिंग स्टाफ में सब लोग उनके पहचान के नहीं थे। एक व्यक्ति वैसा चाहिए था जो कि काउंटिंग के स्टाफ में शामिल हो और उसके बाद इस चोरी में और इनपुट दिया जा सके और इस चोरी को ज्यादा बड़ा किया जा सके, क्योंकि उस समय तक टिन्नू यादव के पास हुंडियों की चाबियां होती थी, दान पेटियों की चाबियां होती थी और वो जब वहां से लेकर चलता था, जब ताला खुलते थे तो उस समय जितने कुछ पैसे चुरा लिए वो पैसे ही उसके पास होता था, क्योंकि उस समय तक उसको किसी के ऊपर भरोसा नहीं था कि अगर किसी को पार्टनर बनाए तो उसके बाद हो सकता है कि वो इसकी जानकारी दूसरे को दे दे और उसके बाद चोरी शुरू होते ही इन लोगों का भांडाफोड़ हो जाए। इसलिए वो चाहता था कि एक ऐसा विश्वसनीय व्यक्ति उन काउंटिंग स्टाफ के बीच होना चाहिए जो हमारी जिम्मेदारी पर नहीं बल्कि खुद की जिम्मेदारी पर ये बात उन लोगों के बीच फैला सके कि यहाँ पर चोरी की जा सकती है और कैसे की जा सकती है। इसके सबूत हमारे पास हैं, तरीके हमारे पास हैं, तुम लोग साथ दो और उसके बाद हम लोग हर रोज के जितने चढ़ावा चोरी होगी, जितने पैसे दान पात्र से निकालेंगे, वो बाहर में जाकर मंदिर परिसर से बाहर जाने के बाद उसको हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसमें किसकी किसकी हिस्सेदारी होगी वो पहले से टिन्नू यादव के बारे में नहीं बताया, लेकिन जब इन लोगों ने अपने आप को एक साथ जोड़ लिया, छोटी मोटी चोरियां की, यानी पहले कभी 500 का 2-4 नोट चुरा लिया, कभी कुछ पैसे चुरा लिए, उसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे इस नेटवर्क को बढ़ाया, दूसरे स्टाफ को भी इसमें शामिल किया। 31 से 32 स्टाफ की बात की जा रही है जिसके साथ इन लोगों ने गठजोड़ किया और फिर बाद में बताया कि इसमें टिन्नू यादव की क्या भूमिका हो सकती है। इसलिए सबसे बड़ा ये चोरी का जो शेयर होल्डर था वो टिन्नू यादव ही था, सबसे ज्यादा पैसे उसी के पास जाते थे और तभी पुलिस ने मनीष यादव के बाद टिन्नू यादव से अलग पूछताछ की और फिर दोनों को साथ बिठाकर पूछताछ की। जब टिन्नू यादव से इस रिमांड में पूछताछ हुई तो उसने कुछ दस्तावेज के बारे में भी जानकारी दी कि नहीं, हमने पैसे चुराए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की और उसके बाद बताया कि पैसे हम लंबे समय से चोरी कर रहे थे और उन पैसों का इस्तेमाल कहां कहां किया है इसके बारे में जानकारी दी। कुछ
जो दस्तावेज जमीन के मिले हैं उसमें टिन्नू यादव के खानदान के दूसरे लोगों से भी पूछताछ की गई। यहां तक कि उसकी पत्नी पूनम देवी के नाम पर जो प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन कंपनी और कुछ जीएसटी से जो इंफॉर्मेशन मिले थे कि पूनम देवी के नाम पर कुछ कंपनियां पहले से बनाई गई थी और उस कंपनी के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन है, उन सब की जानकारी भी मिली। इसी के बाद कुछ छापेमारी भी हुई। 39 घंटे का ये टॉर्चर था। क्या राजीव सर, इस पूरे मामले में कुछ महिलाओं की भी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, महिलाओं की गिरफ्तारी होगी, लेकिन वो चोरी को छिपाने, चोरी के पैसे से अपने जेब भरने और चोरी के पैसे का इस्तेमाल करने के आधार पर होगी। अभी तो पूछताछ हो रही है, जैसे टिन्नू की बीवी से पूछताछ हुई, जैसे मनीष यादव की बीवी से पूछताछ हुई, इसके रिश्तेदारों से पूछताछ हुई और उसी के बाद लवकुश मिश्रा के परिवार वालों से पूछताछ हुई है कि इन लोगों ने जो पैसे कमाए चोरी के माध्यम से और चोरी के पैसे घर पर ले जाता था, जब आपको ये पता है कि इसके सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं और उस पैसे से ज्यादा रकम लेकर आ रहा है, आप लोग उसमें सहयोग कर रहे हो, उससे प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, लेकिन आपने जानकारी नहीं दी, यानी कि चोरी को समर्थन दिया, चोरी को छिपाया नहीं, बल्कि छिपाने का एक बड़ी साजिश रची जो कि पुलिस तक पहुंचने से बचा जा सके। तो इस मामले में कुछ महिलाओं की गिरफ्तारी भी होगी जो इनके परिवार से हैं, इनके खानदान से हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ गिरफ्तारियां बाहर के लोगों को भी होने वाली है, यानी उन लोगों को जो प्रॉपर्टी खरीदने के समय जिन प्रॉपर्टी डीलर के साथ ये बात कर रहा था और जो लोग, यानी जो सरकार का मानदंड है कि 50,000 से ज्यादा आप कैश में नहीं दे सकते, आपने कैश में जो सौदे करवाए हैं उसके लिए उन लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इसलिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसमें ये तो लगभग माना जा रहा है कि नहीं, टिन्नू यादव, मनीष यादव, लवकुश मिश्रा, ये सारे लोग मिलजुल कर चोरियां किया करते थे, लेकिन पुलिस अब तक इसके ऊपर के लेवल पर नहीं पहुंच पाई है कि क्या ये जो चोरियां करते थे उसकी हिस्सेदारी किसी और व्यक्ति को जाती थी। लेकिन यही काम एसआईटी कर रही है, जो एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अगले मंडे तक के लिए टल गई है, लेकिन कुछ टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई और बताया गया कि ये जो एसआईटी की जांच है, क्योंकि एसआईटी की जांच की रिपोर्ट को पढ़ने के लिए भी जज साहब को समय चाहिए और सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। वकीलों की मांग थी कि हमें भी वो रिपोर्ट दिखाई जाए ताकि हम आगे बता सकें कि एसआईटी की रिपोर्ट सही दिशा में चल रही है या फिर एसआईटी की जांच होनी चाहिए। इसीलिए ये टिप्पणियां कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई कि एसआईटी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अब तक एसआईटी की जांच जो चल रही थी वो एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है, फाइनल रिपोर्ट सामने में है और इन लोगों ने कुछ रिकमेंडेशन किए हैं कि जांच जो सामने में दिखाई पड़ी, खामियां दिखाई पड़ी, उसको कैसे हम आगे के लिए रोक सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था चाहिए। इसके लिए यह जरूरी है कि किसी आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई जाए, जिसे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कह सकते हैं, और उस टीम को यह जिम्मेदारी दी जाए कि इस पूरे मामले के तह तक जाएं, क्योंकि ये इतना कम समय में नहीं होगा। जितना समय एसआईटी को दिया गया उतने कम समय में ये क्राइम का इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। ये लूफॉल्स के इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं और वही इन्वेस्टिगेशन हुआ कि कहां-कहां खामियां थी। लेकिन इसके अलावा जो आगे क्राइम का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो और उस ट्रैप को तोड़ा जा सके, इसके लिए एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन होना चाहिए। यानी सरकार को एक निर्देश दिया गया है कि आगे आप ये जांच जारी रखें। ये सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई में भी इस बात की संभावना कम है कि जैसे विपक्ष की पार्टियां जिस तरीके से याचिकाकर्ता ये लोग मांग कर रहे हैं कि नहीं नहीं इसको सीबीआई को दे दिया जाए या फिर कोई ऐसी दूसरी एजेंसी को दे दिया जाए, तो ये ईडी की एंट्री हो जाए इसमें। इन मामलों में अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का रुख ऐसा लगा है कि जो योगी की सरकार पुलिस इन्वेस्टिगेशन, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन जो दो दिशा में हो रही है, उन दोनों दिशा में इन्वेस्टिगेशन सही है, लेकिन इसके अलावा और भी जांच का दायरा बढ़ना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि एसआईटी को कंटिन्यू किया जाए और कंटिन्यू करने के लिए आपको स्पेशलिस्ट टीम की जरूरत होती है। तो इसलिए
अगर कोई आईपीएस अधिकारी हो जो क्राइम के बारे में भी जानता हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी जानता हो, और क्राइम का इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन से बड़े लोग शामिल हो सकते हैं, ट्रस्ट की क्या भूमिका है, इन सब के लिए जरूरी है कि एक फिर से एसआईटी का पुनर्गठन किया जाए और इसको कुछ समय और दिया जाए। यानी कि राम मंदिर चोरी की ये जो गुत्थी थी वो तो धीरे धीरे सुलझ रही है। ये तो पता हो गया कि अभी तक चोरी में ये पूरा गैंग जो शामिल था वो काउंटिंग स्टाफ और कुछ नॉन काउंटिंग स्टाफ उसमें शामिल था, लेकिन इन लोगों को अपॉइंट करने वाले जो लोग थे उसकी क्या भूमिका रही, उन लोगों ने कमीशन लिया कि नहीं, एसओपी का पालन नहीं किया गया तो उसमें क्या भूमिका रही अनिल मिश्रा की, क्या चंपत राय की भूमिका रही, या चंपत राय जो बोल रहे हैं वो सच है कि हमने एसओपी के बदलाव के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, नहीं तो हम दबाव डाल सकते थे कि एसओपी का पालन किया जाए, या फिर बैंक की क्या भूमिका थी, उसके स्टाफ की क्या भूमिका थी। इन सब की जांच में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यह है कि जिस तेजी से रिकवरी हो रही है, टेनू यादव के घर पे छापेमारी हुई, कुछ महंगी बाइक्स मिले, कुछ प्रॉपर्टी के पेपर मिले, फिर उसी तरह से लवकुश मिश्रा के यहाँ से मिले, अनुकल्प के यहाँ से मिले, ये सारे लोगों के पूरे खानदान की जो जांच हो रही है उससे तो लगता है कि जितनी चोरी इन लोगों ने की उससे ज्यादा की वसूली योगी आदित्यनाथ करने की तैयारी में लग चुके हैं। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राम मंदिर दान चोरी मामला अब जांच के उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर पूछताछ के साथ एक नई कड़ी जुड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जमा हो चुकी है। टेनू यादव से पूछताछ के बाद अयोध्या पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली है, जो इस बात का संकेत है कि जांच एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने वाली हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई और जांच की आगे की कार्रवाई से पूरा मामला साफ हो जाएगा। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी की ये गुत्थी सुलझने की दिशा में काफी आगे बढ़ चुकी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।